कर रहे हैं। और इसमें अभी जो हमारा एक टॉपिक है, जो इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते वक्त सम टाइम कह लीजिए कुछ एरर्स हो सकती हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसको डिस्कस करने के बारे में है, तो उसे हम देखेंगे। ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी। पहले हमारे पास यहाँ पर इसके रिलेटेड कौन से केसेस आ सकते हैं। आपको आइडिया कि जैसे ह्यूमन बीइंग इंसान है, तो इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हुए कोई ना कोई गलती हो सकती है। चांसेस इस चीज़ के हो सकते हैं कि कभी आप इन्वेंट्री को लिखते हुए ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर दें, कभी आप अमाउंट जो है वो कम रिकॉर्ड कर दें। तो इस तरह से कह लीजिए कि इन्वेंट्री सपोज आपने काउंट की, तो हो सकता है कि एक्चुअल इन्वेंट्री एग्जिस्ट करते थे 100 यूनिट्स वहाँ पर इन्वेंट्री के, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपने जब काउंट किया तो आपने कहा कि दे आर 99, या आपने कहा कि दे आर 102। काउंटिंग एरर हो सकता है, या लिखते हुए कह लीजिए कि आपने लिखना था, सपोज कर लीजिए कि 110 कॉस्ट अगर लगा ली, $110 कॉस्ट, और आपने वहाँ पे 110 की बजाय 101 लिख दिया, तो टाइपो एरर हो सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के एरर्स या गलतियाँ हो सकती हैं। तो अभी बेसिकली जो है वो हम देखेंगे ये कि इन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर हो जाती हैं, पब्लिश हो चुकी होती हैं, तो जो पब्लिश हो चुकी है उसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने इंटरनल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो है आप चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को आप करेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा एरर है, तो बेसिकली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अंडर आपको उसे डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि अगर कोई यूजर ऑन द बेसिस ऑफ द इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है कोई डिसीजन लेना चाहता है, कोई एनालिसिस करना चाहता है, तो उसका वहाँ पर जो डिसीजन है वो रैशनल हो, वो मिसलीडिंग ना हो किसी आपके ऐसी एरर की वजह से, जो आपकी तरफ से भी कह लीजिए इंटेंशनली वहाँ पे एरर वो नहीं कह लीजिए होता। एरर वैसे भी अनइंटेंशन होता है, कंसिस्टेंट नहीं होता, रैंडम होता है। तो इसलिए कह लीजिए कि वो हम बात ये कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा एरर है, तो फिर आपको उसको डिस्क्लोज करना चाहिए जब वो आपको फाइंड आउट हो जाए कि ये मेरे से गलती ये वाली हुई है, ताकि यूज़र जो है वो उस एरर को रेक्टिफाई करके फिर कोई डिसीजन जो है वो ले सकें आपके बिजनेस के बारे में, या किसी और इस तरह की पॉलिसी को अगर वो डिज़ाइन करना चाहते हैं। इससे आपके बिजनेस की इंटेग्रिटी इंक्रीज होती है। अगर किसी के मन में ये आ रहा हो कि यार ये मार्केट कहेगी कि मेरे एरर की वजह से मेरा कोई नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, नेगेटिव नहीं है। देखिए, आप अपनी गलती को, अगर कोई ऐसी चीज़ है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसकी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपकी इज्जत बढ़ती है। तो अगर कंपनी ऐसा कोई कह लीजिए कि कहीं कोई एरर हुआ है, तो उसे अगर डिस्क्लोज करेगी और अपनी वेबसाइट पे उसको कह लीजिए कि वहाँ पर भी डिस्क्लोज करे, उसको अपलोड करे न्यूज़पेपर के थ्रू, जो भी उसका डिस्क्लोजर का मैकेनिज्म है उसके थ्रू उसको डिस्क्लोज करे, पब्लिक को अवेयर करे, तो उससे बिजनेस की इंटेग्रिटी बढ़ती है कि बिजनेस ट्रूथफुलनेस पे चलता है। बिजनेस जो है वो, अगर कोई ऐसा इवेंट जो पहले गलती से भी कोई रिपोर्ट हो गया, लेटर ऑन वो डिस्क्लोज हो गया, फाइंड आउट हो गया, डिस्कवर हो गया, तो बिजनेस इतना अच्छा है कि यार ये बाद में भी इसको कह लीजिए कि डिस्क्लोज करता है, छुपाता कुछ नहीं है। तो इसलिए वो लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और वैसे भी बिजनेस के लॉन्ग रन में हम कहते हैं कि वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए। हम शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स को कह लीजिए कि जब भी देखते हैं उसके साथ देखते हैं कि हमें लॉन्ग रन क्या अचीव होने जा रहा है। तो लॉन्ग रन में क्या हमारी वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो रही है, या वैल्यू हमारी कंप्रोमाइज हो रही है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव जो वैल्यूएशन का है, जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का है, वो हम इंटैक्ट रखना चाहते होते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें एरर जो है वो कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसमें क्या बहुत ही आसान है जी। वही चीज़ें, अगर पहले माइनस होनी थी, माइनस नहीं हुई, माइनस कर देंगे। और अगर पहले ऐड होनी थी, ऐड नहीं हुई तो ऐड कर देंगे। मतलब सिंपल सा, बड़ा बड़ा इजी सा ये टॉपिक है। देख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन हमारे पास है जी, बॉसवेल इलेक्ट्रिक prepared the following condensed income statements for two successive years। 2010 और 11 की इनकम स्टेटमेंट्स वो कहते हैं जी, और वो कंपैरेटिव हैं। और उसमें वो बता रहा है जी, सेल है, सीजीएस की अमाउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल माइनस सीजीएस ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर उसने कह लीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए, तो नेट इनकम की वैल्यू उसके पास यहाँ रिपोर्ट होती नजर आ रही है जी। तो ये हो गया केस। अब आपके पास देखिए ये इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह दोनों गिवन है, सेल से लेकर नेट इनकम। अब आगे देखिए क्या केस है। कहता है, एट द एंड ऑफ 2010, राइट हैंड कॉलम अबव, ये जो 2010 है इसकी बात करें, राइट हैंड कॉलम,
द इन्वेंट्री वॉज अंडरस्टेटेड बाय $40,000। इन्वेंट्री क्या है यहाँ इस कॉलम में कहता है क्या थी, अंडरस्टेट हुई थी। इसका मतलब उसका इफेक्ट सीजीएस में अंडरस्टेट हुआ था, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पर कम वैल्यू रिपोर्ट हुई थी उसकी। क्या हुई थी उसकी जी? कम वैल्यू रिपोर्ट हुई थी। तो इसलिए अगर देखा जाता तो इन्वेंट्री आपकी अंडरस्टेट हो गई, यानी कि वहां पर वो बैलेंस उसका एंडिंग इन्वेंट्री में कंसिडर नहीं हुआ होगा, एड अप नहीं हुआ होगा। तो वो अगर एड अप नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे उसको एड अप होना चाहिए था। तो देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए। और अगर वहां वो सीजीएस में ऐड हो जाती, सॉरी उसमें एंडिंग इन्वेंट्री में, तो सीजीएस की अमाउंट क्या हो जाती? सीजीएस की अमाउंट डेफिनेटली कम हो जाती। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे सीजीएस की अमाउंट, देखिए ना आपके पास जो टोटल अवेलेबल फॉर सेल स्टॉक था आपकी पॉकेट में, सपोज कर लीजिए कि कैश है 100 टोटल, उस टोटल में से जितने रिमेनिंग कैश आपकी पॉकेट में बचता जाएगा, एंडिंग कैश बढ़ता जाएगा, उतनी कंजम्पशन कम होती जाएगी। वो कंजम्पशन, अच्छा बिजनेस में जितनी अवेलेबल फॉर सेल इन्वेंट्री होती है उसमें से जितनी आपके पास बच जाएगी, जितनी ज्यादा बचती जाएगी उतनी सेल कम होती जाएगी, और जितनी सेल कम होती जाएगी उतनी सीजीएस की अमाउंट कम होती जा रही है। जितनी सीजीएस की अमाउंट कम होती जा रही है उतना एक्सपेंस कम रिपोर्ट होता जा रहा है। जितना कम एक्सपेंस रिपोर्ट होता जाएगा उतना प्रॉफिट क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अब पता नहीं वो किस में क्या जाके कहता है। अगर तो वो कहेगा कि इन्वेंट्री में, तो इन्वेंट्री में ऐड कर देंगे। अगर वो कहता है सीजीएस में, तो सीजीएस में से माइनस कर देंगे। अगर वो किसी और अकाउंट का कहता है तो मतलब जहां पे उसका जो अफेक्ट होना चाहिए तो उसको उस अफेक्ट के साथ शो कर देंगे। तो खैर वो कहता है जी कि इन्वेंट्री अंडरस्टेट हुई है, बट द एरर वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल आफ्टर द अकाउंट्स हैड बीन क्लोज्ड। ओके, जब तक कहला क्लोज नहीं हो गए उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ, यानी कि आपने अकाउंट क्लोज कर दिए। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ 2011, मतलब आपने 2011 के एंड तक जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली। The balance sheets for the 2 years showed owners equity of 5 lakh. Okay, दोनों years की जो honor equity वो कहता है 5 lakh है at the end of 2010 and 580 at the end of 2011। तो 500,000 है 2010 की equity और 580,000 है 2011 की equity। पैरेंथेसिस में कुछ हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, क्या कहता है? बॉस्वेल इज ऑर्गेनाइज्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड डज नॉट इनकर इनकम टैक्सेस एक्सपेंस। तो कहता है यहाँ पे टैक्स अफेक्ट कोई भी नहीं है कि वो सोल प्रोप्राइटर है। तो बेसिकली ये यूएस के परस्पेक्टिव में लिखी है, तो वहाँ पे वो एसएमईज को प्रमोट करने के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए कुछ केसेस में कह लीजिए कि टैक्स एडवांटेज होते हैं। तो ये उस केस की बात कर रहा है यहाँ पर कि सोल प्रोप्राइटर एक छोटा बिजनेस होता है, एक ही ऑनर होता है नॉर्मली। नॉर्मली क्या सोल है तो एक ही ऑनर होगा ना, तो नॉर्मली ये स्मॉल बिजनेस होते हैं। तो तो वो कह लीजिए कि इसको प्रमोट करने के लिए वो क्या करते हैं, टैक्स एग्जम्पशंस दे देते हैं, टैक्स जो कह लीजिए कि वहाँ पे उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है जी कि डज नॉट इनकर इनकम टैक्स एक्सपेंस। ए, कंप्यूट द करेक्टेड नेट इनकम। देखिए नेट इनकम की बात कर रहा है। नेट इनकम, अब जारी बात है सीजीएस अगर ज्यादा लिखा गया था जो कि कम लिखा जाना चाहिए था, कितनी अमाउंट से कम लिखा जाना चाहिए था? 40,000 से। तो अगर ये 40,000 की कम वैल्यू आती, कम माइनस होता, तो ये नेट इनकम क्या हो जाती? बढ़ जाती। और ये ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट क्या हो जाती? बढ़ जाती। कितनी अमाउंट से? 40,000 से। तो उसने चूंकि नेट इनकम की बात की है, ग्रॉस की नहीं बात की। तो अगर ग्रॉस की कहता तो ग्रॉस भी 40 से इंक्रीज हो जाता, और अब नेट इनकम की बात कर रहा है तो सिर्फ नेट इनकम का बताएंगे जी। करेक्टेड अमाउंट जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 250 की बजाय इसमें 40 ऐड कर देंगे जो कि एरर था। तो ये अमाउंट हो जाएगी 2010 की 290। और जो कह लीजिए कि यहाँ पर है ये वैल्यू इसकी हो जाती नेक्स्ट ईयर। जरा देखिए एंडिंग माइनस होती है यहाँ पर, तो ओपनिंग जाकर 11 में जो 210 का एंडिंग होता है वो 11 के लिए क्या हो जाता है? वो 11 के लिए हो जाता है ओपनिंग। जो 2000 कह लीजिए कि 10 का एंडिंग होता है वो 11 के लिए क्या हो जाता है? ओपनिंग। तो अगर यहाँ माइनस होता है एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस, तो यहाँ ओपनिंग का क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। अब उसी तरह से अगर यहाँ 40 ऐड हुआ है तो यहाँ 40 को क्या होना चाहिए? उसका ऑपोजिट इफेक्ट आ जाएगा ना।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके वो वैल्यू माइनस होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है 350 में से माइनस हो जाएगा नेट इनकम के लिए। तो ये भी हमने यहाँ लिखा है जी कि करेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड 40,000 इन फर्स्ट। फर्स्ट कौन सा है यहाँ पर 2010, तो 250 की बजाय यहाँ पर आंसर आपका आ जाता कितना 290,000, और 350 की बजाय आ जाता कितना 3,10,000। तो वही 40,000 का जो अफेक्ट था हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके उसके बता दिया। तो ऐड 40 इन फर्स्ट ईयर एंड सब्ट्रैक्ट इन फ्रॉम सेकंड ईयर का मतलब है कि जो नेट इनकम की अमाउंट वहाँ मेंशन हो रही है फर्स्ट ईयर में उसमें ऐड कर दें, और जो नेट इनकम की अमाउंट शो हो रही है सेकंड ईयर में उसमें से क्या कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। वैल्यूज हमने अभी चेक कर ली वहाँ पे क्या आ रही है जी। नेक्स्ट देखते हैं जरा जी, नेक्स्ट का पार्ट क्या है, कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट्स एंड द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए पहले नेट इनकम का पूछ रहा था, अब किसका पूछ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट का। तो जैसे नेट इनकम में वैल्यूज ऐड माइनस की हैं वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड माइनस कर देंगे। और साथ यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि अमाउंट के साथ साथ आप परसेंटेज भी फाइंड करें फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टेड डाटा। तो दोनों ईयर का करेंगे जी। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पे 6 लाख की बजाय कितनी अमाउंट आ जाएगी 640,000, और यहाँ पे 750 के बजाय आ जाएगी 7,10,000। ये तो अमाउंट्स आ गई। उसने कहा हुआ एंड परसेंटेज। परसेंटेज आपको याद है हमने चैप्टर 6 में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेजेस वगैरह फाइंड आउट करते रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट को डिवाइड कर देते थे सेल पे। तो करेक्टेड अमाउंट जो है वो यहाँ करेक्टेड अमाउंट कितनी है 640,000, तो 6,40,000 को डिवाइड कर देंगे 15 लाख पे। देख लीजिए क्या आंसर आता है, 42.67% परसेंटेज के लिए। ठीक है, ये 42.67% आ रहा है जी। देखिए इसको राउंड ऑफ कर लेंगे ना तो ये बन जाएगा इसका आंसर। तो परसेंटेज 2010 की आ रही है 42.67% राउंड ऑफ करके ग्रॉस प्रॉफिट की। अमाउंट 640 है। इसी तरह इसके लिए क्या करेंगे 40 माइनस कर लेंगे तो 710,000 हो जाएगा। तो 710,000 को डिवाइड कर देंगे 2 मिलियन पे। तो ये भी चले चेक कर देते हैं 35.5% जी। ये देखे ना 0.355 का मतलब है कि 35.5%। इसको परसेंटेज के लिए आंसर आ गया इसका 35.5% जी। तो ये हमारे पास देखिए इस ईयर का 35.5 है, इसका 42.67% है, तो परसेंटेज भी आ गई जी। सी पार्ट देख लें स्लाइड पे इसको शो करवाया है जी, ये वाला है। आंसर क्या है 40,000 को ऐड करेंगे फर्स्ट ईयर में जो कि हमने करके देखा, और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको सेकंड ईयर में, एंड देन टेक परसेंटेज। परसेंटेज कैसे लेते हैं फाइंड आउट करते हैं आपको हमने अभी यहाँ पर। तो अब जरा नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है सी पार्ट उसका, ये रहा जी। कहते हैं व्हाट करेक्शन इफ एनी should be made in the amounts of the company's owner's equity at the end of the 2010 and at the end of 2011। देखिए यहाँ 2010 में क्या था, 2010 में अमाउंट कम माइनस यहाँ से हुई थी, और यहाँ पे वैल्यू आपकी कम आ गई तो आपने ऐड कर ली थी। तो और यहाँ पे वो वही अमाउंट जो माइनस होती थी वो यहाँ जाके ऐड हो जाती थी। अब जरा देखिए कि इनकम जो थी ये किस में ट्रांसफर हो जाती थी, इक्विटी में। आपने चैप्टर नंबर 5 में टेम्परेरी और जो रियल अकाउंट थे वो देखे थे कि वो जो अकाउंट आपके थे रिटेन अर्निंग में क्लोज होते थे, रिटेन अर्निंग आपकी इक्विटी का पार्ट था। अब यहाँ बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है, ऑनर्स इक्विटी की बात कर रहा है। ऑनर्स इक्विटी में सारे अकाउंट एंड ऑफ द ईयर 10 में और 11 में जाके किस में क्लोज हो जाते थे, इक्विटी में। अब 11 के एंड की बात कर रहा है, इट मींस ये अफेक्ट 11 में ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो चुका था, तो फिर 11 में तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ 10 में चूंकि वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, चूंकि एरर वाली अमाउंट थी, यहाँ पे एरर कंटिन्यू हुआ और उसी में क्लोज हो गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर वही एरर जो है आपका वो नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव किया, यहाँ अगर कम था तो यहाँ वो ज्यादा आ गया। तो 2 इयर्स में देखा जाएगा, दोनों साल में जाकर उसका इफेक्ट, यहाँ 5 कम माइनस हुआ, यहाँ 5 ज्यादा ऐड हो गया।
तो ऐड और माइनस वो देखा जाएगा, साइन 0 कर देंगे। तो इसलिए 11 में जाकर देखा जाएगा तो इक्विटी के अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चूंकि उसका इफेक्ट वहां पर अकाउंट जब क्लोज हो रहे होते हैं, ट्रांसफर हो रहे थे, तो आपका 0 हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। लेकिन 2010 में तो देखा जाए सिंगल ईयर है उसमें, तो उसका वो एग्जिस्ट करेगा। तो फिर सिंपली आप क्या करेंगे, 2010 में उसका चेंज बताएंगे। तो 2010 में देखिए क्या होगा कि 40,000 को हमें फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट ईयर में ऐड करना पड़ेगा, और नो चेंज इन सेकंड ईयर। मैंने रीजन बता दिया क्यों चेंज नहीं होगा सेकंड ईयर में। तो 40,000 ऐड करेंगे, इक्विटी की अमाउंट है कितनी है 2010 में, बताई तो उसने, ये है 5 लाख। तो अब इक्विटी कितनी हो जाएगी जी फर्स्ट ईयर में, 5,40,000 जी, 5,40,000। अच्छा, इसके को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना आप लोग, कि अभी हमने ये इनकम लिखी थी। अच्छा ये देखें, ये 250,000 है 2010 की इनकम, और 2011 की इनकम है 350, 3 और 2 5 और 50 और 56, तो 6 लाख टोटल बनता है दोनों ईयर्स का। दोनों ईयर्स का कितना बनता है टोटल, 6 लाख। और जो करेक्टेड वैल्यू थी वो यहाँ कितनी थी, 290, और यहाँ थी 310। तो 310 और 290, 90 और 10 1 लाख, और 2 और 3 5 और 6, तो ये भी 6 लाख बनता है ना। देखिए टोटल वो 6 आ रहा है। तो अब यहाँ भी 6 आ रहा है बगैर करेक्शन के, और करेक्शन के साथ भी कितना टोटल बनता है, 6 लाख बनता है। तो समझ आ रहा है ना आपको कि सेकंड ईयर में जाकर उसका इफेक्ट खुद ब खुद वहां पर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये फिर हम डिस्क्लोज नहीं करते, आप कहेंगे सर कि फिर डिस्क्लोज ना भी करें तो वो इफेक्ट उसका आगे चलकर नलिफाई हो रहा है। तो भाई बात ये, अगर किसी ने 2010 की बेस पर डिसीजन ले लिया, किसी का शॉर्ट टर्म आपके साथ रिलेशन था, किसी ने पिक्चर आपकी वो देख ली जो एक्चुअल थी नहीं, तो फिर वो मिसलीड तो कर गई ना उसको, वो फेयर रिप्रेजेंटेशन तो ना हुई। तो इसलिए यहाँ पर हमें फिर डिस्क्लोज करना होता है कि उसमें अकाउंट्स में ये वाला एरर था, जो कि नो डाउट यहाँ पे जाकर वो एडजस्ट हो जाता है। बट आपको बताना चाहिए उसको कि ये अफेक्ट उसका किस वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ कम था, तो वो अफेक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो होपफुली ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी जी। तो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।